है उसको ग्रोथ मिल पाए, वो स्टेबल हो पाए और आगे बढ़ पाए। तो बिजनेस अब कहां लगाएं? यूपी वाला कहता है मेरे यहां लगा दो, राजस्थान कहता है मेरे यहां लगा दो। तो बहुत सारे कारणों से गुजरात के अंदर फाइनल हुआ कि भैया बिजनेस अब हम गुजरात के अंदर लगाएंगे। अब गुजरात में कहा, गुजरात तो बहुत बड़ा है, तो भावनगर के पास एक गांव का नाम है धोलेरा, इसको फाइनल किया जाता है। इसको क्यों फाइनल किया गया? क्योंकि इसके चारों तरफ खाली जमीन है, जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक आपको ये जमीन नजर आती है। तो सरकार ने क्या करा, इस गांव में गांव ऐड करे और सबसे पहले इसको तहसील के अंदर कन्वर्ट करा, और डेवलपमेंट के लिए जो एरिया निकल के आया वो एरिया निकल के आया 920 स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया को अगर मैं देखता हूं तो ये एरिया अहमदाबाद से बड़ा है, ये एरिया मुंबई से बड़ा है, ये एरिया सिंगापुर से बड़ा है, ऑलमोस्ट जितना बड़ा दिल्ली है ये तकरीबन इतना बड़ा एरिया है। अब अगर मैं एज ए इन्वेस्टर सोचता हूं कि अगर 200 गज का प्लॉट भी मेरी आंखों के सामने बनता है तो बनने से बनने तक में रेट में फर्क आता है? हाँ जी, आता है। अगर दिल्ली जितना शहर, एक एक रोड, एक एक गली, एक एक डेवलपमेंट अगर हमारी आंखों के सामने हो तो क्या ये इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? यस, ऑफ कोर्स। 2012 में इसको फाइनल किया गया, हरी झंडी दिखाई गई और नाम दिया गया इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। दिस इज ए नेम बाय गवर्नमेंट, ये सरकारी नाम है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इंडियाज फर्स्ट। अगर हमारे घर में कोई पहली बार कोई चीज हो तो उसकी एक्साइटमेंट क्या होती है? मोहल्ले में कोई पहली बार होली प्रोग्राम हो रहा है, स्टेट में पहली बार एक स्टेडियम नया बन रहा है, अगर देश में पहली बार कोई चीज हो रही है इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, तो हम समझ सकते हैं अगेन एंड अगेन कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक इन्वेस्टर के लिए। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या? जो चीज जीरो से बनेगी, नई बनेगी, फ्रेश बनेगी, और ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। स्मार्ट सिटी का क्या मतलब? हाई टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जिस देश का जो चीज अच्छी थी, सिंगापुर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अच्छा है भैया, कंपनी भी ले ली, टेक्नोलॉजी भी ले ली और उसे बना भी डाला धोलेरा के अंदर। तो जिस देश की जो चीज अच्छी लगी वो ले ली गई। ग्रीनफील्ड इस 920 स्क्वायर किलोमीटर में से जो डेवलपमेंट निकल के आई, जो बनना है, जो बनावट हो रही है, वो है 422 स्क्वायर किलोमीटर की जो डेवलप होना है। जो शेष बच गया 500, दिस इज ए ओपन एरिया, दिस इज ए ग्रीनरी, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, सारे के सारे इस 500 में आने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जितना शहर डेवलपमेंट जो है वो आधे में ही है, आधा ओपन एरिया है। हाई टेक्नोलॉजी के साथ इस शहर को डेवलप किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा शहर वायरलेस है, यानी कि दूर दूर तक तार आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। तकरीबन 11 कनेक्शन जमीन के अंदर डाले जा रहे हैं, बिजली का, पानी का, नेट का, गैस का, वेस्ट वाटर का। जब सब कुछ अंडर ग्राउंड है तो जो रोड है वो डिगिंग फ्री है, कंस्ट्रक्शन फ्री है। सरकार ने एक रोड की जो लाइफ निर्धारित करी है तकरीबन 300 साल। आप समझ सकते हैं किस लेवल पे इसको बनाया जा रहा है। डिगिंग फ्री है, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा दिल्ली वाईफाई प्लस 10,000 से ज्यादा सेंसर प्रपोज्ड है। आज आपकी और मेरी लाइफ में सेंसर का एक बहुत बड़ा रोल होता चला जा रहा है। आज सेंसर के थ्रू गाड़ियां विदाउट ड्राइवर चलती हैं, तो 10,000 से ज्यादा सेंसर्स अप्रूव्ड है। इस चीज का टेंडर जो गवर्नमेंट ने दिया है वो आईबीएम कंपनी, विप्रो कंपनी एंड सिस्को कंपनी के द्वारा दिया हुआ है। मेन काम शुरू हुआ 2016 से, जब सरकार ने धोलेरा को प्रमोट करना शुरू करा नेशनली और इंटरनेशनली कि आप हमारे यहाँ आइए, इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको बिजली पानी देंगे, सस्ती जमीनें देंगे, 70% तक की सब्सिडी निकाली, सिंगल विंडो क्लियरेंस।
जब एक इंडस्ट्री आती है तो तकरीबन उसे 17 अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस कंसेप्ट निकाला एंड प्लग एंड प्ले बनाएंगे हम। डेवलपमेंट हमारी, कंस्ट्रक्शन हमारी, आपको आना है, प्लग लगाना है और काम शुरू करना है। तो जब ये ऑफर्स दिए गए इंडस्ट्रीज को तो करते 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 400 प्लस कंपनियों ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एमओयू किया रिगार्डिंग धुलेरा। आप समझ सकते होंगे कि अगर आपके सिटी में, आपके एरिया में कोई एक भी प्रोजेक्ट आ जाए, जैसे हम विश्वासनगर में खड़े हैं तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अभी यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, हरगोविंद यूनिवर्सिटी, हाँ जी, 3-4-5 साल के दौरान। क्या उसके शुरू होने से रेट में फर्क पड़ा है? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। विश्वासनगर दुगना तिगना हो चुका। जिस बैक एरिया को नाला बोला जाता था, नाले की जगह बोली जाती थी, उसकी वैल्यू रातों दिन बढ़ गई मात्र एक प्रोजेक्ट की वजह से। तो एक प्रोजेक्ट भी इतनी बड़ी महत्व रखता है डेवलपमेंट में। अगर यहाँ पे 400 से ज्यादा कंपनियां अपना एमओयू कर रही हैं, धुलेरा में कर चुकी हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट वहां पे आ रही है। तो डेवलपमेंट के तौर पे क्या हुआ? सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया सोलर प्लांट, क्योंकि सोलर प्लांट इको फ्रेंडली होता है, पोल्यूशन फ्री होता है। 4400 मेगावाट का सोलर प्लांट फाइनल किया गया। 4400 मेगावाट कितना होता है? ये इतना होता है कि पूरे कैलकाटा को बिजली दे देगा। ये इतना होता है कि पूरे बिहार को बिजली दे देगा, जो सिर्फ दिल्ली जितने शहर के लिए बनाया जा रहा है। टाटा को टेंडर मिला, टाटा ने काम शुरू करा और टाटा अभी तक इस 4400 मेगावाट में से 300 मेगावाट कंप्लीट कर चुका है, जो अभी अहमदाबाद गवर्नमेंट को सप्लाई होता है। अब अगर देखा जाए तो बनना तो भाई साहब 4400 है, बना मात्र 300 है। लेकिन ये 300 कितना होता है? हाँ जी, कोई बताएगा? अगर कोई, मैं जो भी बातचीत कर रहा हूं उन फ्रेश लोगों से बातचीत कर रहा हूं जो फर्स्ट टाइम धुलेरा को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर जानकारी हो तो प्लीज मेरे को जरूर आप आंसर दें कि अगर मैं 300 को देखता हूं तो 300 कितना होता है? सर 300 इतना होता है जी, जितनी पूरी फरीदाबाद को बिजली मिल जाए। 300 इतना होता है कि पूरे फरीदाबाद को बिजली मिल जाए। 300 इतना होता है कि पूरे गाजियाबाद को बिजली मिल जाए। 300 लगा है 5 किलोमीटर के एरिया में। बनना कितना है? 4400, इससे 15 गुना ज्यादा बनना है। तो जब कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कभी हवा में था, बातों में था, नक्शों में था, जब वो रियलिटीज में आ जाए, आवागमन शुरू हो जाए, टाटा, रिलायंस, अडानी जैसी कंपनियां इन्वॉल्व हो जाए, तो जो इससे रिलेटेड कंपनियां हैं जिनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, तो वो भी आसपास आनी शुरू हो जाती हैं। ये सिंगल प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ का है। तो हुआ क्या? रिन्यू पावर एनर्जी मार्केट में शेयर है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसने क्या करा? फटाफट 100 एकड़ जमीन ली धोलेरा में और 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट आज से 8 महीने पहले शुरू कर चुकी है। क्या करती है भैया? सोलर प्लांट की प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो इसको सप्लाई होता है। ये सागर है सोलर प्लांट के अंदर। तो सोलर से रिलेटेड जितनी भी तमाम कंपनियां हैं, उन सबके प्लांट धीरे 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 लगते चले गए। जैसे एग्जांपल्स आपने अगर गुड़गांव का मारुति का देखा होगा, मात्र एक प्लांट से कितना बड़ा हुजूम क्रिएट हुआ। दूसरे नंबर पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट को। आज एयरपोर्ट की कामयाबी हम सब लोग जानते हैं। अगर गुड़गांव से एयरपोर्ट निकाल दिया जाता, या आज टप्पल जेवर एयरपोर्ट को हम सब लोग जानते हैं, आज से 2012, 13, 14, 15 के रेट ले लीजिए आप, और आज के रेट ले लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। इस एयरपोर्ट को नाम दिया गया है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरकार ने फर्स्ट फेज के लिए 1500 हेक्टेयर जमीन अलॉट करी, सारी क्लियरेंस कंप्लीट हुई, सारे टेंडर ओपन हुए और दिसंबर 2022 के अंदर कंस्ट्रक्शन काम होना शुरू हो गया। अब 3 साल हो चुके हैं जी। 3 साल में क्या करा? 3 साल के अंदर 2 रनवे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 4 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर का। 3 साल में कार्गो टर्मिनल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 2026 के अंदर सरकार को इसका फर्स्ट फेज चालू करना है। टप्पल जेवर जैसे एशिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड है, ऐसे पूरे एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट आ रहा है।
यहां पे 80% कार्गो है और 20% पैसेंजर है। तीसरे और लास्ट नंबर पे आपको मैं बताना चाहूंगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी कि चिप प्लांट। आज बच्चे के खिलौने से लेकर एटीएम, बैंक, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, स्पेस, जितनी भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ रही हैं, हर एक के अंदर चिप की जरूरत है। आज पूरे वर्ल्ड की मोर देन 60% चिप सिर्फ अकेला ताइवान बनाता है। उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएस का नंबर आता है। ताइवान की गवर्नमेंट की कंपनी है पीएसएमसी। पीएसएमसी ने टाटा के साथ कोलैबोरेट करके वर्ल्ड का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट अनाउंस करा इन धोलेरा। 91,000 करोड़ का यह प्लांट अनाउंस हुआ। 13 मार्च 2024 को मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन रखी। आज के टाइम में अगर इस प्लांट को मैं देखता हूं या वीडियो के तहत यूट्यूब पे बहुत सारी क्लिप्स हैं, आप देख सकते हैं, तो तकरीबन 250-300 जेसीबी लगी हुई है इसको रात दिन बनाने के लिए, क्योंकि 2027 के अंदर इस प्लांट को ऑपरेशनल होना है। यह प्लांट इतना बड़ा है कि इसके अंदर डायरेक्ट 25,000 जॉब डायरेक्ट क्रिएट हो रही है। डायरेक्ट 25,000 लोग इसके अंदर काम करेंगे। इनडायरेक्ट वे में तकरीबन 1 लाख प्लस जॉब क्रिएट करेगा। जो भी चीजें मैंने यहां पे आपको बताई हैं, ये सारी मात्र बहुत कम है और ये सारी इतनी ताकत रखती हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट को 5, 10, 20, 50 गुना तक आने वाले टाइम में कर सकती हैं। आज अगर मैं शंघाई को देखता हूं तो शंघाई 30 साल पहले चाइना का एक गरीब गांव था, लेकिन आज चाइना को सबसे ज्यादा जीडीपी कौन देता है, सबसे बड़ा बिजनेस अब कौन सा है? आज चाइना को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? शंघाई। शंघाई है कितना? 920 में 6 शंघाई बनते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्राउड मूवमेंट भी है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी चीजें डेवलप हो रही हैं जिसकी वजह से आप सब लोगों का, हम सब लोगों का एक विकास हो रहा है। 10 से 15 लाख जॉब आनी है, 1.5 से 2 करोड़ लोगों की बसावट आनी है। गुजरात गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक स्लोगन बनाया है, गुजरात में नया गुजरात, गुजरात विद इन गुजरात। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे एंटायर गुजरात में जितनी टर्नओवर होती है, कितनी होती है? पूरे भारतवर्ष की 40%, उतनी टर्नओवर आने वाले टाइम में अकेला ये धुलेरा करेगा। तो मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको। ये सारी चीजें गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेकर दी जा रही हैं आपको। इन सबको रीचेक करने के लिए या और बारीकी जानकारी लेने के लिए आप यूट्यूब का, गूगल का, विकिपीडिया का सहारा ले सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं और आगे वाला नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है उसे मैं बोलता हूं लीगल इलीगल। क्योंकि जब जमीन का नाम आता है, पैसों का नाम आता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट का नाम आता है, तो आज हम दिल्ली एनसीआर में तकरीबन सारे लोग हैं, तो बहुत सारी स्कैम या बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी है जो एक कस्टमर के फेवर में नहीं रहती। तो गुजरात के अंदर रियल एस्टेट कैसे ड्राइव होता है? गुजरात के अंदर कुछ प्लस पॉइंट है जो कि अभी तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। पहली चीज, गुजरात का जितना भी रियल एस्टेट है, जितनी भी जमीन है, टोटल वो ऑनलाइन है। आप किसी भी जमीन का कुछ भी पता करना चाहें तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाकर पता कर सकते हैं। दूसरी चीज, गुजरात मात्र पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र स्टेट है 2020 से जिसके अंदर रजिस्ट्रियां भी ऑनलाइन होती हैं। यानी कि बायर को रजिस्ट्री के लिए गुजरात नहीं जाना, सरकार की तरफ से एक रजिस्ट्री सरकार के पैनल पे दर्ज होती है और एक रजिस्ट्री आपके घर पर आती है। ऐसा होने से क्या हुआ, जितना भी रजिस्ट्री से रिलेटेड स्कैम होता था, एक प्लॉट के 4 ओनर हो गए। हाँ जी, होता था ऐसा, आज भी होता है। आज पिताजी ओनर है, रात को अंगूठा लगवा लिया, बेटा ओनर हो गया। ये आम बातें और गांवों कस्बों देहातों में आज भी होता है। इसलिए पेपर को तिजोरी में संभाल के रखा जाता है। अब गुजरात गवर्नमेंट ने क्या करा, ऑनलाइन कर दिया। जो रजिस्ट्री मेरे पास आई वो फट जाए, गल, इसको बीच में करना, वो फट जाए, गल जाए, सड़ जाए,
उसको कोई जाली अपने नाम से बनवा ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेलर को जाना कंपलसरी है। सेलर गवर्नमेंट की नजरों में कौन है? जो बायर था। गेटिंग माई पॉइंट? इस वजह से पूरे गुजरात के अंदर रजिस्ट्री से रिलेटेड स्कैम खत्म। इससे भी बड़ी बात, गुजरात के अंदर लगता है लैंड ग्रैबिंग एक्ट। इसको आप गूगल जरूर करिएगा। आज के टाइम में मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर बिल्डर का भूमाफिया है, कब्जे का भूमाफिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक बार कब्जा हो गया तो 20-30 साल तक केस ही लड़े जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, भैया मालिक बेकार हो गया, पैसे लगा दिए। बिल्डर की जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो, कर लीजिए कंप्लेंट, पुलिस ने लिख भी ली, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होने जा रहा। लैंड ग्रैबिंग एक्ट क्या बोलता है? लैंड ग्रैबिंग एक्ट को आप गूगल करिएगा। ये बोलता है कि अगर जमीन से रिलेटेड कोई भी केस है तो विद इन 6 मंथ गवर्नमेंट उसको सोल्व करती है। और जो कल्प्रिट है, एनबीडब्ल्यू है भाई साहब, वहां पे जो कल्प्रिट है सीधा 10 से 14 साल की सजा है, कैद है, कारावास बोला गया है उसे। ऐसा होने से, ऐसा करने से क्या हुआ? बिल्डर का भूमाफिया जीरो, कब्जे का भूमाफिया जीरो। आज बिना गवर्नमेंट की परमिशन के गुजरात के अंदर कोई हैंकी पैंकी रियल एस्टेट के अंदर नहीं होता। इससे भी बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है, आज के टाइम में आप देखते होंगे कि जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं। हाँ जी, देखते हो भाई साहब? बुलडोजर कौन सी जमीन पे चलते हैं भाई साहब? क्यों चलते हैं बुलडोजर? गैर कानूनी। गैर कानूनी को थोड़ा और बताओ, क्या होती है गैर कानूनी? सरकार की और नेताओं की और पुलिस जी, की। 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है कब्जे वाली, मैंने अपने लाठी के दौर पे कब्जे में वो जमीन ले रखी थी। दूसरी होती है एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि किसान के पास एग्रीकल्चर लैंड है, सस्ती जमीन है, वो एक बिल्डर ने खरीद ली। अब सस्ते के चक्कर में उसने मार्केट में निकाला, पब्लिक ने 50 गज, 100 गज, 200 गज के प्लॉट लेना शुरू कर दिया। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद उसको बुलडोजर चलना ही चलना है। ऐसा ही होता है। पूरे गुजरात के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो नॉट फॉर सेल है। कितनी बड़ी बात है ये। यानी कि अगर मुझे गुजरात में जमीन लेनी है तो सरकार का पहला नियम है कि भैया जमीन लैंड यूज चेंज कन्वर्जन 143, सबके अपने अलग अलग नाम है, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर के अंदर होना अनिवार्य है। अगर वो जमीन गवर्नमेंट के मास्टर प्लान में आती है, कल गवर्नमेंट को वो एक्वायर करनी है, तो कभी भी वो उसका मुझे कन्वर्जन नहीं देगी। और अगर मुझे कन्वर्जन या लैंड यूज चेंज नहीं मिला तो मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं होगी, मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं होगी तो मैं आगे सेल नहीं कर पाऊंगा। तो जो एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता था वो इस वजह से रुक गया। तो एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर के अंदर कराना कंपलसरी है। जब गवर्नमेंट इसको कर देगी तभी आपकी रजिस्ट्री हो पाएगी। जब रजिस्ट्री हो जाती है, जमीन मेरे नाम हो गई, तो उस जमीन का नक्शा पास होना कंपलसरी है। अब नक्शा पास जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस टाटा के लिए लगते हैं, रिलायंस के लिए लगते हैं, वही सेम एक कॉमन मैन या कॉमन बिल्डर के लिए लगते हैं। जब नक्शा पास हो जाता है तो उस जमीन को टाटा बना ले, रिलायंस बना ले, एक नॉर्मल बिल्डर बना ले, कोई भी बना सकता है। साथ में हर प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट आपको एक सर्वे नंबर देती है। सर्वे नंबर गुजरात गवर्नमेंट के पोर्टल पे डालते ही हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कितनी है, कितनी बेच चुका है, A to Z आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हो। तो गुजरात के अंदर कुछ चीजें होने की वजह से ऑनलाइन लैंड ग्रैबिंग एक्ट एंड दिस प्रोसेस, तो वहां पे आज बिना सरकार की परमिशन के जमीन के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो ये मेरा पॉइंट था लीगल इलीगल को लेकर। अब और आगे बढ़ते हैं। जितना भी कंस्ट्रक्शंस का टेंडर दिया हुआ है वो L&T वाले को दिया हुआ है। यानी कि जो धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर है उसकी जो कंस्ट्रक्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ L&T वाले के पास है। इसको और बारीकी से समझने के लिए नेशनल ज्योग्राफिकल जो अपनी R&D करता है, जैसे डिस्कवरी होता है ऐसे नेशनल ज्योग्राफिकल होता है, तो उसने एक R&D करी है इस पूरे प्रोजेक्ट पे। आप YouTube पे जाएंगे, नेशनल ज्योग्राफिकल / धोलेरा डालेंगे तो 45 मिनट की एक पूरी रिपोर्ट उन्होंने निकाली है कि कैसे जमीन एक्वायर की गई, L&T वाला वहां पे क्या कर रहा है,
किस लेवल की वहां पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है। साथ में एक कंपनी है हेल्क्रो एंड जैकोब्स। ये कौन है भैया? ये यूएसए का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। ये 70 स्मार्ट सिटी ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। अगर दुबई का पाम जुमेले का आर्किटेक्ट है तो कौन है? हेल्क्रो एंड जैकोब्स। हेल्क्रो एंड जैकोब्स, तो पूरे धुलेरा का भी आर्किटेक्ट हेल्क्रो एंड जैकोब्स ही है। 4 साल लगे इन्हें सिर्फ डिजाइनिंग करने में। 4 साल 1700 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ हायर करे हैं सिर्फ डिजाइनिंग के लिए। साथ में एक कंपनी है एकोम, आप इसे सर्च करिएगा। ये यूएसए की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करती है। तो धुलेरा को भी एकोम ही मैनेज करती है। अब सिर्फ यहां पे एक चीज बचती है जो हमारे हिंदुस्तान में बड़ी कॉमन है, पॉलिटिकल इशू। सरकार बदली, रूल्स रेगुलेशंस बदले। जिस स्टेट में जिसकी सरकार है उसी का बोलबाला है। हाँ जी, ऐसा होता है। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट लगा वेस्ट बंगाल में, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इशू आपस में नहीं बनती तो उसे हटना पड़ा। यूपी में रिलायंस के पेट्रोल पंप चल ही नहीं पाए। रिलायंस होगा तो कहीं का होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? सरकार का। तो जितनी भी बाहर की कंपनियां उनके पास ये सारी न्यूज है। वो कभी भी सरकार को पैसा नहीं देना चाहती, क्योंकि आज सरकार है, 2 साल बाद 5 साल बाद सरकार होना हो और देखा कि मैंने 20 से 50 हजार करोड़ रुपए लगा दिए। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा देना चाहती हैं आपके देश को। क्योंकि आज अगर आप आंकड़े उठा के देखोगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक देश है जो डेवलपिंग मोड पर है, जिसके अंदर पैसा लगाने का इन्वेस्टर्स को मन करता है। अब जो बाहर की कंपनियां वो आपके देश को पैसा देती है, इसलिए आपने देखा होगा कि देश पे इतना कर्जा, कभी देखा आपने? पार्टी पे इतना कर्जा, सरकार पे इतना कर्जा, देश पे कर्जा होता है। इसलिए तो जब वो पैसा देती हैं आपके देश को, तो जो इंटरनेशनल एक्ट है, इंटरनेशनल लॉ है, कानून है, उनके तहत ही पैसा आता है। तो यहां पर भी एक इंटरनेशनल एक्ट लगता है जिसको बोलते हैं SIR। दिस इज ए एक्ट नाउ इन इंडिया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये एक्ट 2009 में संसद में पास हुआ, पार्लियामेंट में, और 2016-17 में इसको लागू किया गया धुलेरा पर। ये इंटरनेशनल एक्ट है तो ये हांगकांग में लगता है, ये शंघाई चाइना में लगता है, और ये हिंदुस्तान में धुलेरा पे लगता है। इस एक्ट के लगने से क्या हुआ? पूरा का पूरा धुलेरा पॉलिटिकल इशू से बाहर आ जाता है। सरकार कोई भी रहे, कोई मतलब नहीं, ये उसी रणनीति से बनना है, उसी रणनीति से बन रहा है जिस रणनीति से बनना चाहिए। इसी की वजह से आज 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आ पा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट की वजह से सिक्योरिटी बढ़ जाती है, धुलेरा में 4 चांद लग जाते हैं। इसी वजह से मैक्सिमम इंटरनेशनल सेटअप्स, इंटरनेशनल कंपनीज आज आपके धुलेरा में आ पा रहे हैं। क्लियर जी? अब नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर जो भी 15 मिनट का है,